हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। तो और आज के इस वीडियो में हम हमारा बीएसटी का एग्जाम प्रिपरेशन सीरीज ही कंटिन्यू करेंगे और आज हम पढ़ेंगे हमारा सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो कल हमने अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था जिसका नाम था हमारा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे। तो ऑर्डरली चलेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारा पेपर एनसीईआरटी बेस्ड है और एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा हमें नजर आएगा। तो हमारे इस चैप्टर की शुरुआत है कि भाई प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर दोज जनरल गाइडलाइंस which are used in the working of work in the organization in order to achieve the goal efficiently and effectively। तो इसको बोलते हैं हम क्या, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, उन जनरल गाइडलाइंस को कहते हैं जो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में यूज करते हैं ताकि काम को प्रॉपर इफेक्टिवली करें, एफिशिएंटली करें और अपने गोल को बहुत अच्छे से अचीव करें। तो इसे कहते हैं हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब सवाल उठता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है या फिर प्योर साइंस प्रिंसिपल है, तो उसमें क्या अंतर होता है। जो हमारे प्योर साइंस प्रिंसिपल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा रिजिड होते हैं। एक बार वो प्रिंसिपल बन गए प्योर साइंस के तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते, कांट बी चेंज विद द चेंज इन टाइम, दे आर रिजिड बाय नेचर। वेयर एज अगर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं, डायनेमिक होते हैं, बदल जाते हैं समय के अनुसार। तो इसे कहते हैं हम डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस। एक और डिफरेंस बिटवीन हमारी बुक में है जिसे हम कहते हैं भाई प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड मेथड्स ऑफ मैनेजमेंट में क्या अंतर होता है। तो प्रिंसिपल्स जनरल गाइडलाइंस है जो हम ऑर्गेनाइजेशन में यूज करते हैं और मेथड्स है हमारे जिनको जो टेक्निक्स हैं वो हमारे मेथड्स हैं जो हम ऑर्गेनाइजेशन में मेथड्स को अप्लाई करते हैं, तो उन्हें कहते हैं टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो डिफरेंस बिटवीन टेक्निक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में भी सिर्फ इतना अंतर है कि टेक्निक मेथड्स हैं और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमारे लिए एक जनरल गाइडलाइंस है जो हम यूज करते हैं। तीसरा, वैल्यूज में और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में क्या अंतर है। तो वैल्यूज होती हैं जो इथिकल बाय नेचर होती हैं, हमारे खुद की वॉलंटरी होती हैं और वो अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं। लेकिन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जनरल गाइडलाइंस है जो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में यूज करते हैं, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यूज करते हैं, जो कंडीशन हो उसके अकॉर्डिंग प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हैं। तो इसे कहते हैं हम डिफरेंसेस बिटवीन द प्रिंसिपल्स एंड प्योर साइंस, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड वैल्यूज। तो आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने वेरियस डिफरेंस बिटवीन रेडी करे। अब डिफरेंसेस के बाद हमारा सेकेंड पॉइंट है वो है भाई हमारे फीचर्स क्या है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के। तो इसके 5-6 फीचर्स रेडी करेंगे क्योंकि ये 5 नंबर तक के फीचर्स हमारे एग्जाम में कवर हो चुके हैं, तो हम भी 5 से 6 फीचर्स कम से कम कवर करेंगे। तो 2 प्रिंसिपल्स के फीचर आप ऐसे याद करो जो आपने फर्स्ट चैप्टर के ही याद कर लिए, वो है ऑल परवेसिव, ये आपने कल मैनेजमेंट में भी तैयार किया था, मतलब यूनिवर्सल वैलिडिटी, जिसको हम बोलते हैं कि यूनिवर्सल वैलिडिटी मतलब ऑल परवेसिव, दे आर यूज्ड इन एवरी प्लेस, सो इट इज हैविंग वन ऑफ द फीचर दैट इज यूनिवर्सल वैलिडिटी या फिर ऑल परवेसिव। एक पॉइंट ये कवर हो गया फीचर का। दूसरा आप तैयार करेंगे जिसे हम बोलेंगे डायनेमिक बाय नेचर। हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के जो फीचर्स होते हैं कि ये डायनेमिक बाय नेचर होता है, चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ये चेंज हो जाता है। तीसरा होता है कंटिंजेंट। कंटिंजेंट का मतलब होता है ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, तो जैसे इवेंट हैपन होगा उसके अकॉर्डिंग चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल सामान है, इंसान है, सही जगह पर नहीं है तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर यूज करेंगे। बहुत सारे बॉसेस हैं, यूनिटी ऑफ कमांड यूज करेंगे और इस बहुत सारे अलग अलग गोल्स है ऑर्गेनाइजेशन के, यूनिट वन प्लान नहीं है तो ऐसी जगह पर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की बात होगी। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन डिपेंड करता है, तभी हम उस प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं, तो इसे कहते हैं कंटिंजेंट। एक होता है हमारा पॉइंट जिसे हम कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप।
तो ये भी एक पॉइंट है हमारा किस चीज का, फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, के कारण होगा तो इफेक्ट होगा। तो एक फीचर क्या है कि अगर ये कारण ये है कि एक प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारे बॉस हैं, कमांड कर रहे हैं, तो बताओ कौन सा प्रिंसिपल यहाँ आपने इफेक्ट कर डाला, उसे बोलेंगे यूनिटी ऑफ कमांड। तो इसे बोलेंगे हम कॉज एंड इफेक्ट पॉइंट। दूसरा हमने पढ़ा डायनेमिक बाय नेचर, कंटिंजेंट पढ़ा, एक पढ़ा हमने ऑल परवेसिव, पांचवा कर लो जनरल गाइडलाइंस। जनरल गाइडलाइंस, यस जनरल गाइडलाइन तो उसकी डेफिनेशन में ही था। जनरल गाइडलाइन भी एक फीचर हो सकता है जिनको हम फॉलो करते हैं इन ऑर्डर टू हैव अ स्मूथ फंक्शनिंग इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, तो इसे बोलेंगे जनरल गाइडलाइन। एक और पॉइंट हमारी बुक में होगा, उसे कहते हैं मेनली बिहेवियर। मेनली बिहेवियर इज ऑल्सो वन ऑफ द फीचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पर हमारे पॉइंट्स रेडी हो गए जिसे हम बोलेंगे फीचर्स, जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के। अब आगे बढ़ते हैं, अगर हम फीचर्स की बात कर लें तो उसके बाद अगर हमसे पूछ रहा है कि भाई प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, तो इसके इंपॉर्टेंस में बच्चों आपको वही इंपॉर्टेंस रेडी करने हैं जो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में तैयार कराए थे। और वो कौन कौन से थे हमारे, कल का अगर हम क्लास याद करें तो एक था ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और दूसरा था हमारा एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट या फिर एडमिनिस्ट्रेशन, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, हेल्प्स इन अचीविंग द गोल। आप आराम से यहाँ पर ये इंपॉर्टेंस लगाओ इस चैप्टर में, कोई भी अलग से इंपॉर्टेंस याद करने की जरूरत नहीं है। तो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब चलते हैं, तो इस चैप्टर में दो लोगों के प्रिंसिपल्स की बात हो रही है, एक है हेनरी फ्योल के और एक है हमारा F.W. टेलर। तो हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स की अगर बात करें तो हेनरी फ्योल था कौन, पहले ये पढ़ लेते हैं। तो हेनरी फ्योल एक इंसान था, ये तो हमको भी पता है। और क्या था हेनरी फ्योल? हेनरी फ्योल फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट्स इसको कहते हैं। और टर्की में बॉर्न हुआ था, 1841 में बॉर्न हुआ था। और एक माइनिंग इंजीनियर थे और 30 इयर्स अराउंड उन्होंने स्टील कोल माइन में काम किया। इतना बहुत है बच्चों, अगर आएगा भी कुछ पॉइंट जो कि शायद ही आएगा इसके जीवनचर्या में से, फिर भी अगर आता है तो इतना इनफ है। बच्चों ने इसका बर्थ ईयर रेडी कर लिया, कहाँ बॉर्न हुआ रेडी कर लिया, कौन सा इंजीनियर था, और इसको किस किस के फादर कहा जाता है, तो फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट्स, फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी इसको बोलते हैं। इसने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे, तो एक एक करके इनके 14 के 14 प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। पहला है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर में हेनरी फ्योल कहता है कि मैन एंड मटेरियल दोनों ही अपनी सही जगह पर होने चाहिए। अगर सही जगह पर होंगे तो काम एफिशिएंटली होगा और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिवली होगा। अब जो बात मैंने आपको शॉर्ट में बताई, इसको अच्छे से प्रेजेंटेबल बनाना बच्चों, तो मार्क्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे। दूसरा है हमारा इनिशिएटिव। तो इनिशिएटिव प्रिंसिपल में हमें हेनरी फ्योल कहता है कि जब भी हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी डिसीजन ले तो हमें अपने एम्प्लॉयज के भी डिसीजंस या उनके कोई सजेशंस को भी वेलकम करना चाहिए और इनवाइट करना चाहिए, उनके सजेशंस को भी सुनना चाहिए। तो इसे कहते हैं इनिशिएटिव प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल। तीसरा होता है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड में हमारा फ्योल कहता है कि भाई एक ही बॉस होना चाहिए, सभी एम्प्लॉयज के अंडर में एक ही एक बॉस होना चाहिए, ताकि कंफ्यूजन ना हो कि हमें किसकी कमांड माननी है और किसकी नहीं। तो इसे कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा फोर्थ वाला, जिसको हम बोलेंगे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में हमारा हेनरी फ्योल का कहना है कि 1 यूनिट 1 प्लान, मतलब हमारे हर ऑर्गेनाइजेशन के 1 यूनिट में 1 ही प्लान होना चाहिए, सिंगल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, सबको उस ऑब्जेक्टिव को ही फॉलो करना है। अगर सबके अलग अलग ऑब्जेक्टिव होंगे तो सभी कॉमन गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। प्रेजेंटेबल बहुत अच्छा बनाना। अगर आपको कोई पॉइंट लिखने में भी डाउट आ रहा है ना बच्चों, तो इजीली कमेंट करके पूछना, मैं जरूर आपकी क्वेरी सॉर्ट आउट करूंगी और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट लाना है। ये आपका खुद से कमिटमेंट होना चाहिए कि मैं किसी भी हालत में बहुत अच्छे से भी अच्छे मार्क्स अचीव करूंगा या मैं बहुत अच्छे मार्क्स करूंगी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा
यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के बाद हम बोलेंगे हमारा नेक्स्ट है हमारा अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी में हमारा हेनरी फेल का कहना है कि किसी को भी अगर आप बहुत सारी पावर दे देते हो, अथॉरिटी दे देते हो, तो वो बहुत सारा कहते हैं ना प्राउड फील करता है कि मुझे तो सारी पावर मिल गई। और किसी को बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी दोगे ना, तो वो उस रेस्पॉन्सिबिलिटी के तले दब जाएगा कि हमें कितनी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई, मैं कैसे कर पाऊंगा। तो यहाँ पर हेनरी फेल का कहना है कि हमारे पास जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट करें, तो दे शुड गो हैंड इन हैंड। द अथॉरिटी शुड बी गिवन विद द इक्वल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी गिवन विद द some of the authority. This is known as authority and responsibility, one of the principle of हेनरी फेल। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, ये हो गया हमारा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का पहले मतलब समझते हैं। सेंट्रलाइजेशन वेयर द डिसीजन मेकिंग इज गिवन टू फ्यू हैंड्स और वन हैंड, और डिसेंट्रलाइजेशन व्हेन द डिसीजन इज गिवन और टेकन बाय होल ऑर्गेनाइजेशन। सो द हेनरी फेल क्या कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव सम फीचर्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन, सम फीचर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, एंड दिस इज अ बिग गुड इनफ फॉर अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। पूरी तरह से वो सेंट्रलाइज ना हो और पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज ना हो, उसमें दोनों के थोड़े थोड़े फीचर्स होने चाहिए। तो इसको कहते हैं सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन मिक्सर ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर थोड़े दोनों के फीचर होने चाहिए। पूरी तरह ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज भी सही नहीं है और पूरी तरह ऑर्गेनाइजेशन डिसेंट्रलाइज भी सही नहीं होता, दोनों के फीचर्स होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा स्केलर चेन। स्केलर चेन में हमारा जो हेनरी फेल है वो एक चेन ऑफ अथॉरिटी बनाता है फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट लेवल, फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट लेवल, फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट लेवल। और इसको आप लिखेंगे इट कैन बी एक्सप्लेन बाय द हेल्प ऑफ अ डायग्राम गिवन बिलो। अगर डी को सी से बात करनी, डी को अगर जी से बात करनी है, तो पहले वो अपने सुपीरियर को बताएगा, फिर अपने सुपीरियर को, फिर ए के पास पहुंचेगा, फिर ए क्या करेगा अपने सबऑर्डिनेट मतलब अपने से नीचे वाले को, देन अपने सबऑर्डिनेट, देन फाइनली जी तक हमारी बात पहुंचेगी। तो इसको कहते हैं स्केलर चेन। इंग्लिश में अगर बताया जाए तो स्केलर चेन इज अ चेन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट लेवल। It can be explained by the help of a diagram given below. Then if D want to convey some message to G, then D will convey to superior C, then superior B, then superior A. If then as the message reaches to superior A, he will convey to subordinate E, subordinate F, and subordinate G, and this is known as scalar chain. Sometimes Henry Fayol says कि sometimes the message is very urgent, so he make a plank known as gangplank, where we can directly convey the message from one to another without following the scalar chain. उसको कहते हैं gangplank, gangplank। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा गैंग प्लैंक के बाद 8th पॉइंट है हमारा, जिसको हम बोलेंगे डिसिप्लिन। पढ़ लिया हमने? पढ़ लिया नहीं, डिसिप्लिन करते हैं 8th वाला डिसिप्लिन। फिर मैं बताऊंगी आपको डिवीजन ऑफ वर्क, और फिर हम करेंगे इक्विटी, देन कर लेंगे रेम्यूनरेशन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, और उसके बाद आ जाएगा हमारा सबऑर्डिनेट टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट हो गया, इक्विटी हो गया, रेम्यूनरेशन हो गया, डिवीजन ऑफ वर्क हो गया। और चलो पहले इसको समझ लेते हैं, फिर 2 पॉइंट हमारे रह गए हैं। डिसिप्लिन में हमारे हेनरी फेल ने क्या बोला, उसने कहा कि सारा काम डिसिप्लिन ऑर्डर से होना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर होना चाहिए, प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर होना चाहिए, सिस्टमेटाइज ऑर्डर होना चाहिए, ताकि काम प्रॉपर हो और कुछ भी वेस्टेज ना हो। डिवीजन ऑफ वर्क में वो कहता है कि इंसान की स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटीज के अकॉर्डिंग, स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग काम को अलग अलग डिवाइड करना चाहिए, ताकि जो जिसमें एक्सपर्ट है वो अपने एक्सपर्टाइज के अकॉर्डिंग काम को अच्छा करे और बढ़िया तरह से ऑप्टिममली रिसोर्सेज को यूटिलाइज करे। तो इसे कहते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। और इक्विटी में वो इक्वालिटी की बात कर रहा है, जहां पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ द कलर, कास्ट, क्रीड, है ना, मेल्स एंड फीमेल, जेंडर इनइक्वालिटी वगैरह कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो इसको बोलेंगे हम क्या,
वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल इक्विटी। रेम्यूनरेशन में वो कहता है कि भाई जब तनख्वाह दो तो ऐसी दो कि वो फेयर वेजेस होने चाहिए। ये नहीं कि कोई बहुत काम कर रहा है तो उसको अनफेयर वेज दे दो, कम दे दो, ताकि वो अपनी नीड्स को ही पूरा ना कर पाए। तो कुछ जैसा काम कर रहा है उसे फेयर ही पे करना चाहिए, तो उसे कहते हैं रेम्यूनरेशन। और नेक्स्ट है हमारा सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसमें हमारा हेनरी फ्यूल बहुत अच्छी बात कहता है। वो कहता है ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर को केवल अपने ही बारे में नहीं, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में सबके बारे में सोचना चाहिए। तो सबऑर्डिनेट करना है हमें इंडिविजुअल इंटरेस्ट से जनरल इंटरेस्ट की तरफ। ये नहीं कि मैं ही लड्डू खाऊं सारे सबको क्यों दूं, ऐसे नहीं, लड्डू मैं भी खाऊं और सब खाएं, तो इसे बोलेंगे हम क्या, लड्डू नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट जिसको बोलेंगे हम स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर में हमारा हेनरी फ्यूल बहुत अच्छी बात कहता है। वो कहता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई भी बंदा काम कर रहा है तो उससे स्टेबिलिटी से काम करने दो, फ्रीक्वेंटली और जल्दी जल्दी उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर मत करो, ताकि वो स्टेबिलिटी से काम करे, काम को अच्छे से सीखे, अच्छे से समझे और काम को प्रॉपरली परफेक्शन लेकर आए। जब तक वो परफेक्शन लाएगा तब तक आप उसे हटा दोगे तो वो काम को अच्छे से कैसे कर पाएगा। तो इसे कहते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। नेक्स्ट है हमारा जो हेनरी फ्यूल के एक सबसे लास्ट प्रिंसिपल है, इसको बोलेंगे एस्पिरिट डी कॉर्प्स। एस्पिरिट डी कॉर्प्स। एस्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब होता है हमारा यूनिटी इज स्ट्रेंथ। एकता में बल है। इसका एक और भी नाम होता है, इसे बोलते हैं स्पिरिट इज स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन। स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन। स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन का मतलब होता है कि अगर हम यूनिटी से कोई भी काम कर रहे हैं, कॉपरेट करके काम को कर रहे हैं, तो काम बहुत अच्छा होगा। और डिसयूनिटी से काम कर रहे हैं, एक दूसरे से ईगो रख के और कहीं ना कहीं बैक बाइट कर रहे हैं, लैग पुलिंग कर रहे हैं, इस तरह से काम करेंगे तो काम कभी अच्छा नहीं होगा। और ये सारी चीज को फेस करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर को, क्योंकि अगर हम सब मिलजुल के बढ़िया काम करते हैं तो इसमें लास्ट में ओवरऑल हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ही गोल अचीव होता है और उसी की ही गुडविल रेपुटेशन बढ़िया होती है और वही ऊंचाइयों पे जाके ऊंचाई पकड़ता है। लेकिन अगर हम पार्शियलिटी करेंगे, कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे, कोऑपरेट नहीं करेंगे, मिलके काम नहीं करेंगे, एक दूसरे की चुगली करेंगे, तो काम अच्छा नहीं हो पाता है और काम भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन पे सीधे सीधे इफेक्ट डालता है। तो इसे कहते हैं हम एस्पिरिट डी कॉर्प्स। इसका केस स्टडी में आई और वी की बात होगी या फिर हार्मनी की बात होगी, एकता। स्टेबिलिटी में फ्रीक्वेंट ट्रांसफर करने की अगर बात हो जाए तो स्टेबिलिटी। सबऑर्डिनेशन मतलब सबके बारे में सोचना चाहिए, अपने में, अपने अकेले के लिए नहीं। फेयर वेजेस देनी चाहिए। इक्विटी में इक्वालिटी होनी चाहिए। डिवीजन में प्रॉपर स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग काम बढ़ना चाहिए। डिसिप्लिन में हमारे काम को बहुत ही प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट से करना चाहिए। स्केलर चेन में लाइन ऑफ ट्रांसफरिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट लेवल। सेंट्राइजेशन दोनों और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों होना चाहिए। इक्वल बराबर की अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, वन यूनिट वन प्लान। केवल केस स्टडी में वन प्लान भी हो सकता है, वन यूनिट भी हो सकता है, तो पहचान जाना। और यूनिटी ऑफ कमांड में वन बॉस होना चाहिए। इनिशिएटिव में अपने एम्प्लॉय के सजेशंस को भी वेलकम करना चाहिए और ऑर्डर में मैन और मटेरियल सही जगह पर होना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा FW टेलर। फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर। तो फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर, FREDRIC, फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर इज द फुल फॉर्म ऑफ FW टेलर। 56 में ये टेलर बॉर्न हुआ था और जब ये बॉर्न हुआ ना तो यूएस में था, मतलब इनका जो बर्थ प्लेस है वो यूएस है और इनको मैकेनिकल इंजीनियर कहते थे और फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहलाए जाते हैं ये। और इन्होंने 4 प्रिंसिपल्स दिए, क्योंकि 4 प्रिंसिपल कम पड़ गए थे ना 14 प्रिंसिपल से, तो 4 टेक्निक भी दे डाली इसने। तो 4 कौन कौन से इसने प्रिंसिपल दिए। पहला प्रिंसिपल दिया है इन्होंने जिसको बोलेंगे हम कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। एक दिया इन्होंने
हार्मनी, इसको ना मैं ऑर्डर में लिखती हूँ, थोड़ा सा ना कुछ बताना है मुझे। देखो, सबसे पहला है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, दूसरा है हमारा हार्मनी नॉट डिस्कार्ड, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल, और चौथा है डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय टू इट्स ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। तो हार्मनी नॉट डिस्कार्ड से भी पहले क्या था, साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब। इसमें हमारा हेनरी एडवर्ड टेलर कहता है कि हमें रूल ऑफ थंब यूज नहीं करना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूल ऑफ थंब, मतलब पार्शियल होना, बाइसनेस करना, और प्रॉपर सिस्टमेटाइज और साइंटिफिक टेक्निक से रिक्रूट ना करना, सिलेक्शन ना करना, ऐसे नहीं करना है। उसने कहा है कि हमें हर काम में साइंटिफिक तरीके का यूज करना है, रूल ऑफ थंब नहीं करना है। नेक्स्ट है हमारा हार्मनी नॉट डिस्कार्ड, हमें हार्मनी मतलब एकता से काम करना है, नॉट नहीं, डिस्कार्ड तोड़नी नहीं है, हार्मनी से काम करना है, यूनिटी से काम करना है। एकता में बल है, वो हमारा बताता था हेनरी फेयर, और ये कहता था एकता नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, तो मान लो एकता में बल है और एकता को नहीं तोड़ेंगे, तो इससे याद रखना। कोई आपसे पूछे कि भाई हार्मनी नॉट डिस्कार्ड का अंदर एक पॉइंट आता है मेंटल रिवॉल्यूशन, तो ये क्या होता है मेंटल रिवॉल्यूशन? मेंटल रिवॉल्यूशन का मतलब होता है, कभी कभी क्या होता है बच्चों, एम्प्लॉय सोचता है एम्प्लॉय ढंग से काम नहीं कर रहा, और एम्प्लॉयर सोचता है, अरे एम्प्लॉयर क्या सोचेगा, बिल्कुल काम नहीं करा इसने ढंग से, और एम्प्लॉय सोचेंगे काम तो सही कर रहे हैं, हमसे ज्यादा काम ले रहे। तो ये जो सोच का चेंज है, दिस चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय इज नोन एज मेंटल रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमारा मेंटल रिवॉल्यूशन, ये हमारा हार्मनी नॉट डिस्कार्ड के अंदर भी आता है, और ये वन ऑफ द टेक्निक भी है। तो कोई आपसे पूछे कि ये टेक्निक है, तो बताना हाँ ये टेक्निक भी है। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, मतलब कॉपरेट करके काम करो, ये नहीं कि केवल अपने ही अकेले के बारे में। तो ना एम्प्लॉय केवल अपने बारे में सोचेगा, ना मैनेजर अपने बारे में अकेला सोचेगा, सबको मिलके एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को कोऑर्डिनेट करके काम करना है। तो कोई आपसे पूछे व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कार्ड, तो एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कार्ड क्या है, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। हार्मनी नॉट डिस्कार्ड जैसा प्रिंसिपल सेम टू सेम फियोल ने कौन सा दिया, तो उसका आंसर होगा एस्पिरिट डी कॉर्प। तो छोटे छोटे क्वेश्चन से याद रखिएगा, काम आएंगे। डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय टू इज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी, इसमें हमारा फेयोल कहता है, टेलर कहता है कि एम्प्लॉय को बीच बीच में ट्रेनिंग देके, नई टेक्निक सिखा के, नई चीजें, न्यू कॉम्प्लेक्सिटी के छोड़ के कुछ नया न्यू तरीके से काम को सिखाना, कुछ इनोवेटिव आइडिया देते रहना, इससे उनकी स्किल्स इंप्रूव हो, उनको ट्रेनिंग देना, उनको डेवलपमेंट्स हो। तो ये कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय टू ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। बच्चों सीखने का कोई टाइम नहीं होता, और हर दिन कुछ नया तकनीक आती है। अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मैंने 12th दिया था उस टाइम पर ना तो एक बीएसटी का भी केस स्टडी आती थी, और बहुत अलग तरीका अकाउंट का, बीएसटी का, इको का, इनका बहुत अलग तरीके से पेपर का पैटर्न था, बहुत अलग डिफरेंट, बहुत अंतर है तब में और अब में। तो अगर हम वही चीज पकड़े रहे कि यार वैसा ही रखेंगे, कॉन्सेप्ट बदलेंगे नहीं, तो फिर बच्चों को नई चीज कैसे सीखने को मिलेगी। तो इसी तरीके से आपको भी, यहाँ आप भी ऐसे ही करते होंगे, कोई भी चीज है उसका इनोवेटिव वर्जन सीखने की कोशिश करते हैं। तो यही हमारा फियोल का कहना है, टेलर का कहना है, सॉरी टेलर का क्या कहना है कि भाई डेवलप करो एम्प्लॉय को, उनको नई नई स्किल सिखा के, न्यू एबिलिटी सिखा के, इनोवेशंस और इन्वेंशंस, ताकि वो सीखे काम को और सिंपलेस्ट फॉर्म में करें, इनोवेटिव तरीके से करें। तो ये चार इन्होंने प्रिंसिपल्स दिए। अब चलते हैं इनके चार टेक्निक पढ़ते हैं। तो पहली टेक्निक इसने इजी वाली क्या दी थी, डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम। तो डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम में हमारा टेलर कहता है कि एम्प्लॉय जो ज्यादा अच्छा काम कर रहा है उसको अच्छी तनख्वाह दो, जो कम काम कर रहा है उसको कम तनख्वाह दो, ताकि जो कम काम कर रहा है ना वो इंस्पायर और मोटिवेट हो जाए, भाई मैं भी जल्दी अच्छा काम करूंगा तो मुझे भी अच्छी तनख्वाह मिलेगी। और जो अच्छा काम कर रहा है वो खुद से ही सेल्फ मोटिवेटेड रहे और कहे कि भाई मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, इसमें मेरे को अच्छी तनख्वाह मिल रही है। तो द पर्सन हु इज डूइंग प्रॉपर वर्क should be paid more and the person who is not doing the proper work should be paid less. So this is known as differential piece based system. ठीक है, दूसरा है हमारा जिसको हम बोलेंगे स्टैंडर्डाइजेशन
एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क या फिर सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। इसमें हमारे टेलर ने बहुत अच्छी बात की है। वो कहता है काम को सिंप्लीफाइड कर दो, मतलब कॉम्प्लेक्स ना, कठिन काम, कठिन चीज हमें ना तो समझ आती बेटा, और हम उससे करने से ही खुश नहीं होते। मान लो मैं अब मेरा अपने सब्जेक्ट की बात करूं, अकाउंट। अकाउंट में अगर हम चीजों को बहुत सिंपल सिंपल तरीके से करें, चलिए आप उसको छोड़िए, बीएसटी को लीजिए। बीएसटी में भी अगर हमारे कॉन्सेप्ट सिंपल लैंग्वेज में हमें समझ आ गए और हम उसको प्रेजेंटेबल लिख सकते हैं, बढ़िया लिख सकते हैं, तो मुझे लगता है कि बच्चों को सिर्फ समझने की देर है, एक बार समझ लेगा तो वो बेहतरीन उसके अंदर लिख सकता है। तो चीजों को ये नहीं रट रहे हैं, लग रहे हैं 2-3 लाइनें 4 लाइन 5 लाइन रोज रट रहे हैं, वो भी भूल जा रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं होता। तो इट शुड बी सिंप्लीफाइड, देयर शुड नॉट बी एनी कॉम्प्लेक्सिटी एंड प्रॉपर स्टैंडर्डाइज, नई टेक्निक का यूज होना चाहिए। तो प्रॉपर स्टैंडर्डाइज काम भी करना है इन बाय यूजिंग द न्यू इनोवेटिव आइडियाज, न्यू टेक्निक्स, न्यू इन्वेंशंस एक्सेट्रा। नेक्स्ट है हमारा जिसको हम बोलते हैं वर्क स्टडी। वर्क स्टडी में उसने कई सारी स्टडी दी है, जैसे पहली है फटीक स्टडी। फटीक स्टडी में हमारा टेलर कहता है कि हमें हमेशा एक रेस्ट इंटरवल चेक करना चाहिए कि हमारा एम्प्लॉय कितने इंटरवल में थक रहा है, तो रेस्ट इंटरवल की जहां बात होगी और उसे कहते हैं फटीक स्टडी। एक होता है टाइम स्टडी, एक बार में एक एम्प्लॉय कितने आवर प्रॉपर तरीके से काम कर सकता है। स्टैंडर्डाइज टाइम आज की तारीख में फैक्ट्री का 48 आवर्स है, मतलब 8 आवर्स पर डे, दैट मीन 6 डेज अगर काम हो 6 डेज 48 आवर्स इन अ वीक। तो ये स्टैंडर्ड टाइम है जो हमारे टेलर ने ही कैलकुलेट किया था कि एक एम्प्लॉय 8 घंटे तक प्रॉपर काम कर सकता है, उसके बाद वो थकने लगेगा और काम प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। तीसरा है हमारा मेथड स्टडी। काम में हम कौन से मेथड का यूज कर रहे हैं, हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज कर रहे हैं या मशीन इंटेंसिव टेक्निक यूज कर रहे हैं। और एक होता है हमारा मोशन स्टडी, और मोशन स्टडी में वो ये कहता है कि भाई आपने कोई अनप्रोडक्टिव और प्रोडक्टिव मोशंस जो आपने पूरे दिन किए, तो उसमें अनप्रोडक्टिव को इग्नोर करके प्रोडक्टिव को लेता है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो और आप 8 घंटे काम करने गए, वहां पर आपने थोड़ी देर चाय भी पी, बातें की, थोड़ी देर आपने 10 मिनट आपने रेस्ट भी किया, तो जो जो टाइम पर आपने कोई काम नहीं किया उसे अनप्रोडक्टिव टाइमिंग बोलेंगे, मोशंस बोलेंगे, और जहां जहां आपने काम किया उन्हें प्रोडक्टिव मोशंस बोलेंगे। तो हमारे टेलर कहता है कि जितने भी अनप्रोडक्टिव मोशन है उन्हें इग्नोर करो, और किसको ग्रास्प करता है, सब प्रोडक्टिव मोशंस को, तो उसे कहते हैं हम क्या, मोशन स्टडी। ठीक है ना। हमारी फोर्थ टेक्निक है जिसे हम बोलते हैं क्या, फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप में हमारा जो फेयोल है, पहली बात तो इसको फोरमैनशिप से केस स्टडीज का याद रखना, फोरमैनशिप से इसकी केस स्टडी आएगी। और फंक्शनल फोरमैनशिप में हमारा ऑर्गेनाइजेशन के काम को 2 डिपार्टमेंट में बांट देता है, कौन, हमारा हेनरी फेयोल। और वो 2 पार्ट में जो वो डिवाइड कर रहा है उसका नाम है, पहला है प्लानिंग इंचार्ज और दूसरा है हमारा प्रोडक्शन इंचार्ज। अब वो कहता है कि ये 2 इंचार्ज अकेले काम नहीं कर पाएंगे, तो वो काम को और 4 फोरमैन्स में डिवाइड कर देता है। प्लानिंग इंचार्ज का पहला फोरमैन है जिसे हम बोलेंगे रूट क्लर्क, सीक्वेंस बताता है काम को किस सीक्वेंस से करना है। ठीक है। दूसरा बताता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क ये बताता है कितने टाइम में काम करना है और कितना खर्चा होगा इस काम में। तीसरा होता है हमारा डिसिप्लिनेरियन, डिसिप्लिन मेंटेन करता है ऑर्गेनाइजेशन में। और नेक्स्ट है हमारा इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क इंस्ट्रक्शन देता है कि काम को कैसे करना है। अच्छे से रूट क्लर्क को याद कर लो, ये हमें सीक्वेंस बताता है काम को किस सीक्वेंस से करना है। और प्रोडक्शन में हो गया हमारा गैंग बॉस। गैंग बॉस ये बताता है कि सारा मटेरियल अवेलेबल है या नहीं है, सारी मशीन्स अवेलेबल है या नहीं है, तो इसे बोलेंगे गैंग बॉस। और दूसरा होता है हमारा स्पीड बॉस, और स्पीड बॉस बताता है कि किस स्पीड में काम करना है। और तीसरा होता है हमारा जिसका नाम है रिपेयर बॉस। नाम से ही आंसर है कि क्या किसी मशीन में या किसी चीज में रिपेयर की जरूरत तो नहीं है। और जो हमारा फोर्थ फोरमैन है वो है इंस्पेक्टर, मतलब इंस्पेक्शन। और ये इंस्पेक्टर हमारी इंस्पेक्शन करता है कि काम सही हो रहा है कि नहीं, रिसोर्सेज अनयूटिलाइज या ओवर यूटिलाइज तो नहीं हो रहा है, तो इसे बोलेंगे हम क्या, फंक्शनल फोरमैनशिप। डायग्राम जरूर बना के आइएगा
और फिर 8 क्लर्क फोरमैन्स को समझाइएगा, तभी आपका लॉन्ग में ये अगर क्वेश्चन आता है 6 में या 4 नंबर में, तब आपको मार्क्स मिलेंगे। लास्ट में हमारे चैप्टर में इन सबको बताने के बाद हाँ एक टेक्निक और है बच्चों, वो भी तैयार कर लो। मेंटल रिवॉल्यूशन, चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, वेयर द एम्प्लॉई थिंक्स दैट द एम्प्लॉयर आर taking more work from them, and employer thinks that the employees are not doing the work properly. This is known as mental revolution. नेक्स्ट है बेटा कि भाई ये बताओ कि भाई ये दोनों जो है ना हमारा फियोल और टेलर, इनमें सिमिलैरिटीज क्या है। तो एग्जाम में शायद सिमिलैरिटी वर्ड ना आए, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर आए, तो वो सिमिलैरिटी की बात हो रही है। तो 4 बातों की सिमिलैरिटी लिखकर आना। कॉम्प्लीमेंट्री के नाम से आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। पहले दोनों ने डिसिप्लिन की बात की है, दोनों ने डिवीजन ऑफ वर्क की बात की है, दोनों ने हार्मनी की बात की है, और दोनों ने कोऑर्डिनेशन मतलब कोऑपरेशन की बात की है। दीज आर द सिमिलरिटी या फिर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर के 4 पॉइंट आप लिखना। उसके अलावा में इनकी डिफरेंस बिटवीन भी आ सकते हैं। तो फियोल के प्रिंसिपल्स और टेलर के प्रिंसिपल के कोई भी अपने मन के एनी ऑफ पॉइंट्स 4 डिफरेंसेस तैयार कर लीजिए। तो जो आपको बुक में बहुत सारे डिफरेंस बिटवीन है, आपको जो अच्छे लगे वो करो। जैसे पहला है फियोल स्टार्ट हिज स्टडीज एंड अप्रोचेस एट हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टेलर ने लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे वर्क किया है। Taylor emphasizes on the functions of management, Fayol, and Taylor emphasizes on the standardization of work, and Fayol focuses on the development of better management. Taylor focus on the wasteful improvement of the workers and management both. और फियोल का सबसे बड़ी बात थी उसने मैनेजमेंट के एफिशिएंसी पे ध्यान दिया है, लेकिन जो टेलर है ना उसने वर्कर्स की एफिशिएंसी पे ध्यान दिया है। और ओनली वन बॉस फॉर वन एम्प्लॉय फियोल कहता है, और टेलर ने तो इस प्रिंसिपल को ही खराब कर दिया, उसने हमारे 8 बॉस बना दिए। तो ये डिफरेंस बिटवीन है हमारे किसके, फियोल के प्रिंसिपल्स और टेलर के प्रिंसिपल्स। यहाँ पर ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया बच्चों। इसके अलावा इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं है, और यहाँ तक आप इसको पक्का कर लीजिए, और कोई भी डाउट हो तो वो पूछ लीजिए। और क्या रिवाइज करने के बाद बैक क्वेश्चन जरूर देखिए, और जब हमारे सारे चैप्टर्स हो जाएंगे तो एक सैम्पल पेपर भी एग्जाम से पहले जरूर करा दूंगी। और अच्छे से समझिए, नहीं समझ में आए तो कमेंट करके जरूर पूछिए, मैं वेट करूंगी, आप मुझसे डाउट्स पूछें और मैं उन आंसर्स को दे पाऊँ। वीडियो को बहुत सारे फ्रेंड्स में जरूर पहुंचाइए बेटा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ही देख रहे हो ना, तो पहले फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। ठीक है बच्चों, बाय बाय।